हाय गाइस, आज का वीडियो होमो सेपियन बुक का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना दिया। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप वो देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो ठीक से समझ में आएगा। तो स्टार्टिंग में पार्ट 2 की यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि ह्यूमंस को एक ऐसा टाइम आ चुका है अब जो हम रह रहे हैं इस 21st सेंचुरी में कि सबसे ज़्यादा ह्यूमंस को डरने की ज़रूरत है ह्यूमन से। अब हमें एस्ट्रॉइड से डरने की ज़रूरत नहीं है। एस्ट्रॉइड एक टाइम पे एस्ट्रॉइड्स ने डायनासोर को ख़त्म कर दिया था, बट अब ह्यूमंस को एस्ट्रॉइड से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब ह्यूमंस को डरने की ज़रूरत है ह्यूमन से ही, क्योंकि ह्यूमन अपने आप में वो कह रहे हैं एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है कि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट स्पीशीज़ हो गया है और उसने जो बाकी स्पीशीज़ हैं उसको पूरी तरह डोमिनेट कर लिया है। डोमिनेट ही नहीं किया है, बहुत हद तक बहुत क्रूअल तरीके से भी बिहेव किया है ह्यूमंस ने बाकी स्पीशीज़ के साथ। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं कि जब ह्यूमन स्टार्टिंग में रहते थे अफ्रीका में, ठीक है, जब अगर मिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे जाएं तो स्टार्टिंग ह्यूमंस की जो ओरिजिन हुआ था अफ्रीका से हुआ। तो अफ्रीका से जब इंसान निकला, ह्यूमन पूरी दुनिया में जब ट्रैवल किया, जगह जगह पे जाके सेटल हुआ, तो उसने बहुत सारे जो वाइल्ड एनिमल्स थे, सारे वाइल्ड एनिमल्स को ना उसने एक्सटिंक्ट करना स्टार्ट कर दिया। वाइल्ड एनिमल्स का जो एग्जिस्टेंस है उसको वाइप आउट ही कर दिया। किस तरह से वाइप आउट किया बताता हूँ मैं आपको। आज की डेट में 90% जब अफ्रीका से इंसान ऑस्ट्रेलिया गया तो 90% जो लार्ज एनिमल्स थे ऑस्ट्रेलिया में वो खत्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, है ही नहीं वो एग्जिस्टेंस में। क्यों? क्योंकि जो हम लोग थे होमो सेपियंस, उन्होंने उसको हटा दिया, उन्हें उनका एक्सटेंशन ही गायब कर दिया। फिर अमेरिका में जो लार्ज मैमल्स हैं 75% आज की डेट में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो भी हमने ही किया है, ह्यूमन बीइंग्स ने। और 50% जो लार्ज मैमल्स हैं इस टाइम पे अर्थ पे, प्लेनेट पे, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं हमारी ही वजह से। तो कहने का मतलब ये है, वो ये कह रहा है ऑथर की जैसे जैसे इंसान अफ्रीका से निकल के अलग अलग जगह पे इस्टेब्लिश हुआ अर्थ के चारों कोनों पे, उसने बाकी स्पीशीज़ को धीमे धीमे ऐसा कर दिया कि वो एक्सटिंक्ट ही हो गई। और खाली ऐसा नहीं है, ये भी कह रहा है ऑथर की खाली एनिमल्स ही एक्सटिंक्ट हुए हैं, और भी ह्यूमन स्पीशीज़ थी। जैसे कि हम लोग कौन है? हम लोग होमो सेपियंस हैं। जितने भी इंसान हैं दुनिया में, हम सब एक कैटेगरी के अंदर आते हैं, हमें बोलते हैं होमो सेपियंस। तो और भी एक टाइम ऐसा था मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब खाली होमो सेपियंस नहीं थे, हमारे अलावा और भी ह्यूमन स्पीशीज थी जो ह्यूमन जैसी थी। ठीक है, आप गूगल कर सकते हो, जैसे कि निएंडरथल्स हो गया, होमो हैबिलिस है, होमो इरेक्टस है। तो इस तरह से 5-6 स्पीशीज और थी हमारे अलावा, लेकिन अब वो सब क्या हो गई? वो सब एक्सटिंक्ट हो गई। तो खाली इंसान ने ऐसा नहीं है, होमो सेपियन ने जानवरों को ही एक्सटिंक्ट करा है, उसने और जो अदर ह्यूमन स्पीशीज थी उसको भी एक्सटिंक्ट कर दिया। और खुद वो बिल्कुल टॉप पे आ गया, डोमिनेट कर रहा है इस टाइम वो प्लेनेट को। अब लेकिन वो कह रहे हैं कि डोमिनेट तो कर रहा है बट साथ साथ वो खतरनाक भी हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि ह्यूमन को डरने की जरूरत है अब ह्यूमन से 21st सेंचुरी में। अब थोड़ा सा ना ये एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरह से एनिमल क्रुएलिटी के बारे में इन्होंने इस चैप्टर में एनिमल क्रुएलिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बताया है। इन्होंने ये बोला कि जो, जैसे मैंने आपको बोला, 50% जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो आज की डेट में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। वाइल्ड जितने भी बड़े बड़े लार्ज मैमल्स थे वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और 90% जो भी लार्ज एनिमल्स हैं वो आज की डेट में क्या है? डोमेस्टिकेटेड है। डोमेस्टिकेट मतलब हम उनको, ह्यूमंस ने उनको डोमेस्टिक एनिमल्स बना लिया है 90% को। तो वाइल्ड एनिमल्स बहुत कम रह गए हैं। मेनली आज की डेट में जितने भी लार्ज एनिमल्स हैं वो सारे डोमेस्टिकेटेड है। अब जब डोमेस्टिकेट किया है तो इंसान ने उनके ऊपर सफरिंग भी बहुत करी है, बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी करी है। तो इसके बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने बुक में बताया है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि बताते हैं कि पिग होता है, इन्होंने पिग का एग्जाम्पल लिया है कि एक फीमेल पिग है। अब फीमेल पिग को मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज में, तो वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो केजेस होते हैं, छोटे छोटे केजेस हैं, वहाँ पे फीमेल पिग को रख दिया क्योंकि वो उसको फिर स्लॉटर करते हैं बाद में, ठीक है, एज मीट में यूज़ करते हैं। तो जो केज होता है जिसमें फीमेल पिग को रखते हैं वो बहुत छोटा सा केज होता है। वो इतना छोटा होता है, अगर आप गूगल करोगे ना उस इमेज की, तो पिग ना तो पीछे मुड़ सकता है ना ही मूव कर सकता है। बस इतने से छोटे से केज में वो सिर्फ खड़ा रह सकता है, बस खड़ा रहेगा और बैठेगा। तो फीमेल पिग को बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन कंडीशंस में रखा जाता है, बहुत ही ज़्यादा मर्सीलेस कंडीशन में रखा जाता है, बहुत क्रूएल्टी की जाती है उसके साथ, क्योंकि वो मूव नहीं कर पा रहा, कोई मूवमेंट नहीं है, उसको दूसरे पिग से मिलने को नहीं दिया जाता। ठीक है, जैसा उसका एक नेचुरल हैबिटेट क्या था, वो जो पिग एक टाइम में वाइल्ड पिग था, जंगलों में घूमता था, लेकिन आज के डेट में आप ह्यूमन ने उसको अपने बेनिफिट के लिए डोमेस्टिकेट करा, क्योंकि स्लॉटर करता है, मीट खाता है, तो उसको छोटे छोटे केजेस में बंद कर दिया है। कोई मूवमेंट नहीं है उसका, कुछ नहीं है, बिल्कुल क्रूअल तरीके से रखा जाता है। और करते क्या ये, उसको पूरे टाइम प्रेग्नेंट रखते हैं, क्योंकि जब प्रेग्नेंट रहेगा,
जो फीमेल पिग प्रेग्नेंट रहेगी तो ज़्यादा बच्चे देगी तो फिर ज़्यादा वो मीट उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसका जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है, और जब बच्चा पैदा होता है उसको इमीडिएटली हटा देते हैं माँ से, माँ के पास रखते नहीं है, जो पिगलेट होता है उसको हटा देते हैं फीमेल पिग से। तो ये भी एक बहुत बड़ी क्रुएल्टी है, ठीक है, क्योंकि जो बच्चा होता है ना, एक फीमेल जो बच्चा होता है, अगर उसको इमोशनल सपोर्ट ना मिले ना तो वो बहुत डेवलप नहीं हो पाता, चाहे वो एनिमल का बच्चा भी हो। तो ये एक बहुत बड़ी एक क्रुएलिटी है। तो जब फीमेल पिग से पिगलेट को हटाते हैं तो एक क्रुएलिटी करते हैं, और फिर उस पिगलेट को भी क्या करते हैं, जैसे अगर मेल पिग हुआ ना तो उसको फिर फीड करेंगे बहुत ज़्यादा जल्दी उसको फोर्स फीड करके बड़ा कर देंगे, उसको स्लॉटर कर देंगे। और ये जो फीमेल मदर थी, उसकी फीमेल मदर जो मैंने आपको बताया केजेस में रखते हैं, इसको कंटिन्यूसली प्रेग्नेंट रखते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस करे, और जब लगता है कि काम ये हेल्दी नहीं रही है, हमारे काम की नहीं है, तो उसको भी फिर एंड में स्लॉटर कर देते हैं। तो अब ऑथर कहता है, क्वेश्चन ये उठाता है कि वाइल्ड जब पिग था तो मरना तो उसको तब भी था, उसको इंसान नहीं मारता तो लायन मार देता, तो डिफरेंस क्या है? अगर वो शेर के दांतों में या फिर जो स्लॉटर हाउस में जो आरी चलेगी उसमें डिफरेंस क्या है? मरना तो उसको वहाँ पे भी है, मरना उसको यहाँ पे भी है, तो लाइफ में क्या डिफरेंस आ रहा है? जबकि फिर जैसे क्वेश्चन उठता है कि भाई जब ह्यूमंस के पास रहेंगे तो ह्यूमंस तो एंटीबायोटिक्स भी लगाते हैं, उसको वैक्सीनेट भी करते हैं, अब उसको फूड नहीं ढूंढना पड़ेगा, अपना फूड भी ह्यूमन दे रहा है, तो क्या फर्क पड़ गया? फिर एक क्वेश्चन ये उठता है, क्या फर्क पड़ता है, चाहे वाइल्ड रहे चाहे डोमेस्टिकेट करो, मरना तो उसको था ही। अगर हम उसको स्लॉटर हाउस में नहीं मारते तो उसको शेर मार देता। अब यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर देता है ऑथर, इसका बहुत अच्छा आंसर दिया उन्होंने कि खाली इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम उसकी सर्वाइवल नीड्स पूरी कर रहे हैं, खाली इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमने उसको फूड दे दिया, हमने उसको शेल्टर दे दिया, या हमने उसको एंटीबायोटिक्स लगा दिए। एक लिविंग बीइंग की बहुत सारी नीड्स होती हैं, खाली सर्वाइवल नीड्स नहीं होती, नीड्स आपकी ये भी होती हैं कि आप उसकी इमोशनल और सोशल नीड भी हैं, ठीक है। जब वो वाइल्ड पिग था तो बहुत सारे पूरे टाइम रोटेट करता था, घूमता फिरता रहता था, बड़ा बड़ा जंगल था, वो बना ही उसके लिए था, वो एक केज में रहने के लिए नहीं बना था। तो आपने उसकी एक फिजिकल नीड को भी रिस्ट्रिक्ट किया जो उसकी मूवमेंट थी। सेकंड, उसके बच्चे को आप अलग कर देते हो, तो बहुत बड़ा एक इमोशनल टॉर्चर होता है उसके बच्चे के ऊपर भी और उस जानवर के ऊपर भी। सेकेंड चीज़ ये, और कहीं ना कहीं जो उसकी सोशल नीड थी होंगी, जब वो जंगल में था तो बहुत सारे और जानवरों से भी मिलता था, अपने ही स्पीशीज के, अलग स्पीशीज से, तो उसकी सोशल नीड्स भी थी। तो एनिमल की खाली सर्वाइवल नीड्स तो फुलफिल आप कर रहे हो जब आपने उसको डोमेस्टिकेट करा, केज में रखा, बट उसकी जो फिजिकल नीड है, जो बहुत सारी जो घूमने की, जो उसकी इमोशनल नीड्स हैं, उसकी सोशल नीड्स हैं, उनका क्या होगा? तो वो तो आपने पूरी तरह खत्म कर दिए। तो वो कह रहे हैं कि ह्यूमन ऊपर जरूर आ गया है चेन में, लेकिन कहीं ना कहीं उसने बाकी जो स्पीशीज हैं उन पे क्रुएल्टी करी है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया इस तरीके से। सेकंड, फिर बहुत बार क्या होता है, वो कहते हैं कि बहुत लोग ये कहते हैं कि एनिमल्स पे के अंदर सोल नहीं होती है, इस ह्यूमंस, क्योंकि बहुत बार पहले ऐसा माना जाता था कि एनिमल्स में कोई सोल वोल नहीं होती है, ह्यूमंस में सोल होती है। लेकिन अब साइंस ने प्रूव कर दिया है, ऑथर कहता है, ऑथर यहाँ पे कह रहा है कि साइंस ने प्रूव करा कि ऐसा नहीं कि आप कहते हो कि एनिमल्स में सोल नहीं है, साइंस तो कहती है कि ह्यूमंस में भी कोई सोल नहीं है। वो कहते हैं कोई भी इंटेलिजेंट अगर एक साइंटिस्ट है तो कभी भी किसी साइंटिफिक जर्नल में सोल के बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये प्रूवन नहीं है। तो जितना अगर आप कहते हो कि एनिमल में सोल नहीं है तो फिर इंसान में भी सोल नहीं है। आप कहते हो कि एनिमल में सोल का एविडेंस नहीं है तो फिर इंसान में कौन सा एविडेंस है सोल का? दोनों में कोई एविडेंस नहीं है, तो दोनों एट पार हैं अगर आप सोल की बात करोगे तो। एक्चुअली में क्या है, ऑथर यहाँ पे बताना चाह रहा है कि ऐसा ह्यूमंस में अलग क्या है, कि ह्यूमंस सबसे ऊपर कैसे आ गए और बाकी स्पीशीज नीचे कैसे आ गई? क्या है ह्यूमंस में ऐसा स्पेशल कि ह्यूमंस डोमिनेट कर रहे हैं और जो बाकी एनिमल्स हैं और बाकी जो स्पीशीज, बहुत सारी स्पीशीज तो एक्सटिंक्ट ही हो गई ह्यूमंस की, और जो बाकी एनिमल स्पीशीज थी वो नीचे क्यों आ गई हैं, उसका रीजन दे रहे हैं। तो पहला रीजन, जैसे उन्होंने बोला कि लोग कहते हैं कि शायद एनिमल्स में सोल नहीं है, हमारे में सोल है इसलिए हम ऊपर आ गए, लेकिन वो कहते हैं ये रीजन आपका वैलिड नहीं है। सोल का तो कोई एग्जिस्टेंस दोनों में ही पाया नहीं गया, ना ह्यूमंस में ना एनिमल्स में। अब आगे ऑथर ये भी कहते हैं कि बहुत लोग ये समझते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर इमोशंस और फीलिंग्स नहीं होती, इसीलिए वो इंसानों से इन्फीरियर हैं। इंसानों में बहुत ज़्यादा इमोशंस, फीलिंग्स हैं, सेंटिएंट बीइंग्स हैं, तो इसीलिए इंसान डोमिनेट करते हैं। बट ऑथर ने इस बात को डिनाई करते हैं। ऑथर कैसा है, सच नहीं है। एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे कि जैसे एक छोटे छोटे बंदर के बच्चे होते हैं, उनको उनकी मदर से अलग कर दिया जाता है और उनको सामने दो डमी दिखाई जाती हैं, डमी मदर। एक डमी होती है स्टील की है, लेकिन उसके पास क्या है, मिल्क है। और एक है डमी मदर की फर वाली, सॉफ्ट बिल्कुल रियल लगती है देखने में, और उन बंदरों के बच्चों को छोड़ दिया गया। तो आप जान के हैरान होंगे, जो बंदर के बच्चे थे ना, वो स्टील वाली डमी की मदर के पास नहीं गए, जबकि उसके पास मिल्क था, जाना वहां चाहिए था, नीड तो वहां फुलफिल हो रही थी, लेकिन उन्होंने उस मदर को चूज नहीं किया, स्टील वाली मदर को जिसके हाथ में मिल्क था।
उन्होंने उस मदर को चूज किया जिसके पास मिल्क नहीं था लेकिन वो रियल लगती थी, फरी फरी थी। तो इससे यहां पे ये प्रूव हुआ कि उन छोटे छोटे जो जानवरों के बच्चे हैं, मंकी के जो बच्चे थे, उनके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस हैं, क्योंकि बेसिक नीड तो उनकी मिल्क वाली डमी से पूरी हो रही थी, लेकिन उन्होंने उस मिल्क वाली डमी को चूज नहीं किया, उन्होंने उस मदर को चूज किया जो देखने में ओरिजिनल लग रही थी, भले ही उसके पास मिल्क नहीं था। और फिर अब बाद में ये देखा गया, क्योंकि थे तो दोनों ही डमी, नीड्स तो कहीं से पूरी नहीं होनी थी इमोशनल बॉन्डिंग वाली, बाद में देखा गया फिर वो जो मंकी के जो बच्चे थे ना, वो बड़े होकर सर्वाइव नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं सिर्फ सर्वाइवल नीड्स पूरी होने से कुछ नहीं होता, इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन जानवरों के लिए भी। तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि जानवरों में भी इमोशंस हैं, जानवरों में भी फीलिंग्स हैं। तो ये कह देना कि ह्यूमंस इसलिए बेटर हैं, इसलिए डोमिनेट करते हैं दुनिया को क्योंकि हमारे पास इमोशंस और फीलिंग्स ज़्यादा हैं, ये गलत है। तो ये इसको यहाँ पे ऑथर डिनाई करते हैं इस फैक्ट को। फिर एक तीसरा ये पॉइंट रखा जाता है कि ह्यूमंस इसलिए डोमिनेट करते हैं क्योंकि उनके पास माइंड है, और जो एनिमल्स हैं ये माइंडलेस क्रिएचर हैं। अब यहाँ पे भी इसको ये ऑथर इस चीज़ को भी थोड़ा सा डिनाई करते हैं। ऑथर कहते हैं कि ऐसा भी सच नहीं है, क्योंकि पहली बात तो है वो कह रहे हैं माइंड को अभी भी साइंटिस्ट ठीक से समझ नहीं पाते। देखो माइंड, मैं बता दूं, माइंड का मतलब ब्रेन नहीं है। ब्रेन तो एक फिजिकल ऑर्गन है, आपको मालूम है कि आपके सिर में यहाँ पे रखा हुआ है, कानों के बीच में आपके एक ऑर्गन है। माइंड अलग चीज़ है, माइंड ब्रेन नहीं है, ठीक है। माइंड का मतलब होता है वो सेंटर जहां पे आपके इमोशंस, जहां पे आपकी फीलिंग्स, जहां पे आपकी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस डेवलप होते हैं। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपसे मैं बोलूं, आप कहते हो मुझे दर्द हो रहा है, मुझे भूख लग रही है, या मुझे मजा आ रहा है, प्लेजर फील हो रहा है बहुत, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब ये चीजें, ये फीलिंग्स हैं, आप इसे कहीं मेजर नहीं कर सकते। कैसे बताओगे, मतलब इसको दिखाओगे कैसे, एम्पेरिकल एविडेंस कैसे दिखाओगे इसको प्रूव कैसे करोगे। आप बोलोगे मुझे दर्द हो रहा है, बहुत हो रहा है, लेकिन दिखता नहीं है ना, दर्द टेंजिबल नहीं है, बस आपको फील हो रहा है, या आप बोलते हो मुझे बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। जैसे आपने आइसक्रीम खा ली, आप कह रहे हो बहुत मजा आ रहा है, अब मैं पूछ रहा हूं बताओ कैसे मजा आ रहा है, तो बता नहीं पाओगे, क्योंकि वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। तो ये जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे पेन है, हमें भूख लगती है, हम कह रहे बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, ये क्या सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। तो ये जितने भी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है ये माइंड में आते हैं। तो ऑथर कह रहा है कि माइंड वाली जो चीज़ है, हम कहते हैं कि ह्यूमंस में ज़्यादा माइंड है, और ये जो एनिमल्स हैं ये माइंडलेस क्रिएचर हैं। वो कहते हैं एनिमल्स को माइंडलेस क्रिएचर नहीं है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, पहली चीज़ तो माइंड को हम ठीक से समझते नहीं है। माइंड का मतलब क्या है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का जो सेंटर है, जहाँ हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस करते हैं। वो कह रहे हैं साइंटिस्ट अभी माइंड को ठीक से समझते नहीं है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है माइंड की बहुत छोटी है अभी, ठीक है। तो माइंड का मतलब क्योंकि जैसे अभी बहुत लोग कहते हैं कि जैसे ब्रेन है, अब ब्रेन में आप देखोगे न्यूरॉन्स में के ब्रेन्स में आपके बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट चलता रहता है। तो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स का एक इलेक्ट्रिक सर्किट सा बनता है, करंट इधर उधर फायर होता रहता है। उससे क्या होता है, उससे आपका एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस बनता है। बट वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एग्जैक्टली क्या है, उसको हम कैसे क्वांटिफाई करें, मेजर करें, ये अभी तक समझ के बाहर है, ठीक है। वो सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट, जो न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, उससे हमें कैसे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस बन रहा है, पेन का, हंगर का, ये अभी भी साइंटिस्ट समझ नहीं पाए हैं। जबकि आप अगर अभी की बात करें, हम पहले से बहुत बेटर चीज़ों को समझ पाते हैं। हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है वो एफएमआरआई स्कैन है। एफएमआरआई क्या होता है, एमआरआई स्कैन की मशीन टाइप होती है जो आपके ब्रेन की स्कैनिंग करती है और वो अलग अलग हिस्सों को देखती है कि कहाँ पे प्लेजर सेंटर है, कहाँ पे पेन सेंटर है, इस तरीके से। तो पहले से हम बहुत बेटर समझ पा रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, ऑथर भी ये नहीं कह रहे, बट वो ये बता रहे हैं कि अभी भी हम माइंड को ठीक से समझ नहीं पाते। और फिर ये एग्जाम्पल देते हैं कि ऐसा नहीं कि ये माइंडलेस क्रिएचर है। इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया, जैसे एग्जाम्पल दिया उन्होंने एक गोरिल्ला का दिया, चिंपैंजी का दिया। चिंपैंजी बहुत प्रोसेसिंग करता है माइंड में, फ्यूचर की प्लानिंग भी करता है। जैसे कि क्या करा था चिंपैंजी ने, वो ना पत्थर मारता था विजिटर्स को चिड़ियाघर में, जू में, रात को सारे पत्थर इकट्ठे कर लेता था और छुपा के रखता था, और आराम से खड़ा हो जाता था हंसता हुआ। तो विजिटर को लगता था वो हंस रहा है, बहुत फ्रेंडली है। तो जैसे विजिटर पास आता था, जो उसने पत्थर छुपाया होता था उसको निकाल के फिर मारना शुरू कर देता था, और रात को फिर प्लानिंग करता था कि कैसे कहाँ छुपाना है, क्या करना है। तो ये मालूम पड़ रहा है कहीं ना कहीं उनके अंदर भी कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, ठीक है। चिंपैंजीज के अंदर वो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ये यहाँ पे कई लोगों ने बुक में यहाँ पे वो बताते हैं, एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ह्यूमंस फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोच पाते हैं, एनिमल सोच नहीं पाते। बट ये इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ ऐसा सच नहीं है। चिंपैंजी वो जो था ना, वो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा था, रात को बैठ के सोचता था कल मैं कैसे इनको पत्थर मारूंगा, कहाँ छुपाऊंगा विजिटर को। तो यहाँ पे ये इसको भी इनके रिफ्यूट करते हैं स्टेटमेंट को कि ये फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, एनिमल सोचते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एनिमल्स कोई माइंडलेस क्रिएचर नहीं है। और
एक बहुत अच्छा एग्जांपल इन्होंने दिया, आप यहाँ पे दिया क्लेवर हॉर्स का, एक घोड़े का एग्जांपल दिया, उसका नाम हैंस था, जर्मनी का था। उससे जब लोग पूछते थे ना, आप गूगल कर लेना क्लेवर हॉर्स हैंस करके फ्रॉम जर्मनी, लोग पूछते थे 4x3 क्या है, तो 4x3 वो पता कैसे बताता था, अपना जो पैर है टैप करता था, पैर जोर जोर से जमीन में मारता था 12 बार, तो 4x3 12। या लोग पूछ रहे हैं 10-1 क्या है, तो 9 बार पैर मारेगा जमीन पे। तो उसकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थी हॉर्स की बिल्कुल एक्यूरेट थी, और उसको जर्मन लैंग्वेज तक आती थी, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट बड़ा घबरा गए, ये क्या चक्कर है यार, उन्होंने लगा कि फ्रॉड हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो साइंटिस्ट गए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा तो बिल्कुल एक्यूरेट जवाब देता है घोड़ा। जब भी पूछा गया 3x2 क्या है, 2x3 क्या है, 4x3 क्या है, एग्जैक्टली उतने ही टाइम्स हो करेक्ट आंसर के फॉर्म में पैर टैप करता था। फिर दोबारा साइंटिस्ट की टीम गई कुछ सालों बाद, तब देखा गया, ये समझ में आया कि उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं आती, वो इंसान जो आपसे सामने वाला पूछ रहा है ना, उसके फेस की रीडिंग करता है, उसके फेस के इमोशंस पढ़ता है, उसके फेस के जेस्चर्स पढ़ता है, उसके हिसाब से वो आंसर निकाल लेता है। तो यहां पे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो हॉर्स है उसकी एक ब्रिलियंट एबिलिटी है ह्यूमन के फेस को, इमोशंस को रीड करने की, वो हमारे पास भी नहीं है। मैं अभी अगर आपसे कोई चाइनीज लैंग्वेज में मैंडेरिन में कोई क्वेश्चन पूछने लग जाऊं, तो आप क्या पैर एग्जैक्टली उतने टाइम मार के आंसर दे दोगे? आपसे अगर मैं कोई ऐसी अननोन लैंग्वेज में पूछूं, ठीक है, कि 5x2 क्या होता है, और आपको लैंग्वेज आती नहीं है वो, तो क्या आप पैर मार के निकाल पाओगे आंसर? नहीं निकाल पाओगे आप, सिर्फ मेरा चेहरा पढ़ के नहीं निकाल सकते। तो उस हॉर्स की ब्रिलियंट एबिलिटी थी ह्यूमन इमोशंस को, फीलिंग्स को कैप्चर करने की। तो बोलते हैं कि ये जो एनिमल्स है ना, माइंडलेस क्रिएचर नहीं है। तो ये ऑथर पॉइंट प्रूव कर रहा है। अब फाइनली ये बात आती है कि जब, तो फिर क्या कहते हैं, उन्हें यहाँ पे एग्जांपल दिया कि सोल तो ना तो एनिमल्स में ना ह्यूमंस में है, इमोशंस फीलिंग्स एनिमल्स में भी है, ह्यूमंस में भी है। बात रही माइंड की, कॉन्शियसनेस की, तो ये अभी भी बहुत ज्यादा वैसा एरिया, डार्क एरिया, तो उस पर भी हम बहुत कॉन्क्रीट नहीं है। तो ऐसा क्या है कि ह्यूमंस डोमिनेट कर रहे हैं, जब सब चीजें हम बोल रहे हैं कि जो ह्यूमंस में है वही एनिमल्स में है, ठीक है। लेवल का फर्क हो सकता है, इंटेंसिटी डिग्री का फर्क हो सकता है, लेकिन है दोनों में, एनिमल्स में भी है, ह्यूमंस में भी है। तो फिर ऐसा क्या है कि ह्यूमंस डोमिनेट कर रहे हैं और ये सब नीचे हैं? ऐसा क्या है कि ह्यूमंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया पे डोमिनेट कर रहे हैं और एनिमल्स बिल्कुल नीचे आ गए हैं? अब ये पॉइंट आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। ये यहां पे ऑथर बता रहे हैं कि क्यों ह्यूमंस दुनिया पर रूल कर रहे हैं, सबसे ऊपर क्यों हैं हम सेपियंस। वो कह रहे हैं क्योंकि हम लोग ह्यूमंस बहुत बड़े 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 नंबर में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बिलियंस ऑफ ह्यूमन कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जैसे कि जो एनिमल्स होते हैं वो ज्यादा कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, मैक्सिमम जो जैसे चिंपैंजी या गोरिल्ला कोऑर्डिनेट करते हैं 30, 40, 50 लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, बट ह्यूमंस बिलियंस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं, यूनाइट हो सकते हैं। तो ये एबिलिटी ऐसी है जो ह्यूमंस को डिफरेंशिएट करती है, और इसी एबिलिटी की वजह से ह्यूमंस टॉप पे हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। देखो यहां पे बताते हैं कि 3 तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा सब्जेक्टिव होता है, तीसरा होता है इंटर सब्जेक्टिव। अब क्या मतलब है इसका, थोड़ा उसको जानते हैं, तब आपको ये आंसर समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मेन पॉइंट है, इसी के अराउंड पूरी बुक घूमेगी, ठीक है। फिर आपको आगे की चीजें तभी समझ में आएंगी जब ये पॉइंट समझ में आएगा। ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का मतलब होता है जैसे सन है, मून है, ठीक है, पानी है, ये सबके लिए है। ऐसा नहीं कि आपके लिए और मेरे लिए अलग है। भले ही आप बिलीव करो ना करो, सन है, आप बिलीव करो ना करो, आप पास जाओगे तो आप जल के मर जाओगे, सन के पास जाओगे तो, ठीक है। पानी में डूबोगे तो मर जाओगे, भले ही आप कहो कि पानी होता नहीं है, लेकिन आप जब डूबोगे तो मरोगे। तो ये तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, ये जानवरों के लिए भी, हमारे लिए भी है। फिर एक होती है सब्जेक्टिव रियलिटी। सब्जेक्टिव रियलिटी का मतलब क्या है, जो मैंने आपको बताया, इमोशंस हैं, हमें जो फीलिंग्स होती हैं, पेन की, हंगर की, प्लेजर की, ठीक है। तो ये बोलते हैं तो एनिमल्स में भी है सब्जेक्टिव फीलिंग्स, और ये इंसानों में भी है। अब इंटर सब्जेक्टिव रियलिटी क्या है, ये मेन चीज है, ये जानवरों में नहीं है, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे है। ये मेन चीज है इंटर सब्जेक्टिव रियलिटी। क्या है इंटर सब्जेक्टिव रियलिटी? अब जैसे इसको एग्जांपल में देता हूं, जैसे मान लो कल वॉर हो जाता है चाइना में और अमेरिका में, ठीक है। अब चाइना की पॉपुलेशन कितनी है? 1.4 बिलियन। अब 1.4 बिलियन लोग कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे आपस में, एक साथ कैसे इकट्ठे होंगे अमेरिका से लड़ने के लिए? अब मान लो एक नॉर्थ चाइना में एक आदमी रह रहा है, एक ईस्ट चाइना में रह रहा है, एक वेस्ट में रह रहा है, एक साउथ में रह रहा है, सब अलग अलग चारों डायरेक्शन में रह रहे हैं। अब ये 4 डायरेक्शन में जो चाइनीज रह रहे हैं, ये आपस में कैसे इकट्ठे होंगे? जानते ही नहीं है कभी। भाई नॉर्थ में जो चाइनीज रह रहा है, उसने साउथ चाइनीज की कभी शक्ल नहीं देखी, जानता भी नहीं है उसको, कुछ भी नहीं जानता उसके बारे में। तो ये आपस में क्यों इकट्ठे होंगे लड़ने के लिए अमेरिका से? ये तो बिल्कुल स्ट्रेंजर्स हैं, नॉर्थ और साउथ चाइना के लोग। ये जो अलग अलग लोग हैं ना चाइना में, बिलियंस ऑफ लोग, ये सब इसलिए इकट्ठे होंगे अमेरिकन से लड़ने के लिए क्योंकि ये एक स्टोरी में बिलीव करते हैं, ये एक इमेजिनेशन में बिलीव करते हैं। वो इमेजिनेशन क्या है?
चाइना, नेशन। तो नेशन क्या है? नेशन एक इमेजिनेशन है। अब जैसे उन्होंने सुना कि अमेरिका हम पे अटैक कर रहा है, चाइना खतरे में, सारे चाइनीज इकट्ठे हुए, क्योंकि वो सारे 1.4 बिलियन चाइनीज किसमें बिलीव करते हैं? वो स्टोरी में बिलीव करते हैं। वो किस स्टोरी में बिलीव करते हैं? चाइना की स्टोरी में। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए, अब एक चाइना वहीं से एक चाइनीज निकल के, ठीक है, चला गया अमेरिका में, उसके बच्चे भी अमेरिका में हुए, अमेरिकन सिटीजन बन गए। अब वो भूल गए कि उनके दादा परदादा कभी चाइना से आए थे, उनको 50-100 साल हुए, वो आराम से वहां रह रहे हैं। अब वो अपने आप को अमेरिकन समझते हैं। अब दोबारा लड़ाई हो जाती है 100 साल बाद अमेरिका और चाइना में, तो अब वो बच्चा तो चाइनीज एंसेस्ट्रली तो चाइना का है, लेकिन वो अब वो लड़ेगा किसके लिए? अब वो लड़ेगा अमेरिका के लिए। क्यों? क्योंकि अब वो किस स्टोरी में बिलीव कर रहा है? वो बिलीव कर रहा है अमेरिका वाली स्टोरी में। अब उसके दिमाग में एक जो इमेजिनेशन भरा गया, कंडीशनिंग करी गई बचपन से, जो स्टोरी डाली गई है, वो क्या स्टोरी डाली गई है कि तुम अमेरिकन हो, तुम्हें अमेरिका के लिए लड़ना है। तो ये एक ब्रिलियंट एबिलिटी है, क्योंकि ह्यूमंस ना स्टोरीज में बिलीव करते हैं, कहानियों में बिलीव करते हैं हम। वो कहानियां क्या है? नेशन एक कहानी है। नेशन जैसी कोई चीज वैसे नहीं है, आप देखोगे तो क्या है? जमीन ही तो है, लेकिन हम बिलीव करते हैं कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये चाइना है, ये अमेरिका, ये हमारा बिलीफ है, ये स्टोरी है, हम इस स्टोरी में बिलीव करते हैं। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने एग्जांपल दिया मनी का, पैसे का एग्जांपल दिया। जैसे कि मैं कहता हूं कि जैसे कि मेरे पास आज बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए पड़े, ठीक है। अब कल को गवर्नमेंट बोल दे कि आज से जो मनी है इसका कॉन्सेप्ट ही खत्म हो रहा है, तो क्या हुआ? मेरे 10 करोड़ रुपए बेकार हो गए, बिल्कुल। या कल को आप अमेरिका में रहते हैं, आपके पास अकाउंट में पड़े हैं $100 बिलियन, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और कल को वहां पे बोल दे, जो उनका फेडरल रिजर्व है वो बोल देता है कि डॉलर पे हम डील ही नहीं कर रहे, डॉलर का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, तो क्या हो गया? गए आपके सारे पैसे। अब कोई बिलीव ही नहीं कर रहा ना। तो मनी भी एक स्टोरी है, जिस स्टोरी में सब बिलीव कर रहे हैं। मेरे को सामान खरीदना है, मैं 500 रुपए लेके गया दुकान पे, मैंने दुकानदार को बोला कि 500 रुपए मैं दे रहा हूं, आप मुझे 500 रुपए की चीनी दे दो। अब दुकानदार बिलीव करता है, मैं भी बिलीव करता हूं कि 500 रुपए है, इसकी वैल्यू है। कल को दुकानदार बोल दे जी मैं तो बिलीव नहीं करता, 500 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या होगा? मैं दूसरे दुकानदार पे चले जाऊंगा, दूसरा दुकानदार तो बिलीव करता है ना, तो वो ले लेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, कल को ऑर्डर आ जाए कि ये रुपए की वैल्यू खत्म हो रही है, 500 रुपए की वैल्यू खत्म हो रही है, तो अब कोई नहीं लेगा, क्योंकि अब सबने वो स्टोरी में बिलीव करना बंद कर दिया, वो स्टोरी खत्म। तो ऐसा ये बताते हैं ऑथर कि नेशन, मनी, रिलीजन भी एक स्टोरी है, ठीक है। कॉर्पोरेशंस, बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस जैसे कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये भी एक स्टोरी है। ये टेंजिबल रियलिटीज नहीं है, ये हमारे ब्रेन में रियलिटीज क्रिएट करी गई हैं। हम ह्यूमंस इतनी सारी, ये हम ह्यूमन स्टोरीज में बिलीव करते हैं। इस बिलीफ का हमें फायदा होता है कि बहुत सारे जो जिनको हम बिल्कुल भी नहीं जानते, हम सारे स्ट्रेंजर यूनाइट हो जाते हैं। अगर कल को इंडिया पे अटैक होगा, कहीं से भी होता है, पाकिस्तान से होता है, चाइना से होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि साउथ इंडिया का आदमी लड़ेगा नहीं, या नॉर्थ इंडिया का आदमी लड़ेगा नहीं, या ईस्ट इंडिया का आदमी लड़ेगा नहीं, सब यूनाइट हो जाएंगे। 1.4 बिलियन इंडियंस यूनाइट हो जाएंगे चाइना से लड़ने के लिए, पाकिस्तान से लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि हम एक स्टोरी में बिलीव करते हैं। वो स्टोरी क्या है? वो स्टोरी इंडिया है। ऐसी पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी है वो स्टोरी में बिलीव करता है, क्या किस स्टोरी में बिलीव करता है? कि वो पाकिस्तान है। चाइना वाला चाइना में बिलीव करता है। तो ये ऑथर यहां पे बता रहे हैं कि नेशन, मनी, रिलीजन, बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस, ये सब क्या हैं? ये स्टोरीज हैं। जब आप मान लो कोई एम्प्लॉयर है, गूगल में आप काम करते हो, ठीक है, और मान लो मैं काम करता हूं माइक्रोसॉफ्ट में, तो अगर मैं आपको अब्यूज कर दूं कि गूगल के एम्प्लॉय तो बिल्कुल बेकार होते हैं, किसी काम के नहीं है, तो क्या होगा? आपको हर्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आप उस स्टोरी में बिलीव कर रहे हो कि आप गूगल में काम करते हो, तो गूगल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, वो रियलिटी बन गई आपके लिए। और जितने भी, मैं अगर ये टीवी पे बात बोल दूं कि गूगल के एम्प्लॉयज लेजी हैं, तो जितने भी उस टाइम पे दुनिया में एम्प्लॉयज गूगल में काम कर रहे होंगे, उन सबको बात हर्ट कर जाएगी, ठीक है, इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट करेगी। क्यों? क्योंकि वो सब उस स्टोरी में बिलीव कर रहे हैं उस टाइम पे कि गूगल में वो काम कर रहे हैं, गूगल एक स्टोरी है। तो कहते हैं इस तरह से ना स्टोरीज है। तो ह्यूमंस की ये एबिलिटी है, ये उनकी क्वालिटी है, उनका टैलेंट है कि वो स्टोरीज में बिलीव करते हैं। क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ, कंप्लीट स्ट्रेंजर्स, बिल्कुल जिनको हम बिल्कुल नहीं जानते, वो भी एक सब क्या हो जाते हैं, एक साथ यूनाइट हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि अगर हम पे कोई चाइना अटैक कर रहा है तो हम 1.4 बिलियन हम जानते भी नहीं है, साउथ इंडिया के आदमी को मैं कभी जिंदगी में मिला भी नहीं, लेकिन वो भी आ जाएगा, चलो भाई लड़ने चलते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, ये क्वालिटी है ह्यूमंस की। तो इसी की वजह से वो कहते हैं ह्यूमंस डोमिनेट करते हैं, एनिमल्स इस तरह से बहुत लार्ज नंबर्स में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, और ये आपको आपके दिमाग को खोल देगा। अगर इस पॉइंट को अगर आप समझोगे तो आपको थोड़ा समझ में आना स्टार्ट होगा कि जो दुनिया है वो कैसे ऑपरेट हो रही है, क्यों ह्यूमंस टॉप पे हैं और एनिमल्स पे हम डोमिनेट करते हैं, या ह्यूमो सेपियंस क्यों डोमिनेट कर रहे हैं इस टाइम पे। तो गाइस ये था वीडियो।
आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी इस वीडियो से। वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करिएगा। आगे मैं सब्सिक्वेंट वीडियोस में और इसको बुक के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स अभी रिमेनिंग हैं, उनको भी कवर करूँगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक